जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार वर्माल का बुक है, इससे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। वर्ष 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से निर्मित है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणुओं को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जितने तत्व हैं उतने प्रकार के परमाणु हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों की दृष्टि से समान होते हैं, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार एवं द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण है। उत्तर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के संगठन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन शामिल मौलिक कण है। नेक्स्ट है, परमाणु का निर्माण करने वाले तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, इसमें गलत लिखा हुआ है, थॉमसन नहीं थॉमसन, जे थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने तथा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन अथवा आवेश रहित कण है। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जो है समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान, यानी प्रोटॉनों की संख्या जो है समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें खाली स्थान होता है। कैथोड किरणों में क्या होता है? द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती है। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त आवेश ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। नेक्स्ट है, जिस तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसलिए दिए गए तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो आवेश रहित या उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इसे न्यूट्रॉन ऐसा कण है जो आवेश रहित
या उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? उत्तर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? उत्तर सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं। पहला गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? उत्तर सी, बीटा किरण में। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा किरण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। गामा किरण अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट, सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का उपयोग होता है। सामान्यतः प्रकाश के लिए 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। लैंप उत्सर्जित प्रकाश का रंग। सोडियम लैंप पीली एवं एकवर्णी प्रकाश। सोडियम लैंप के द्वारा पीली एवं एकवर्णी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। मरकरी लैंप से श्वेत नीलाभ प्रकाश का उत्सर्जन होता है। मरकरी लैंप से श्वेत नीलाभ प्रकाश उत्सर्जित होता है। तीसरा है प्रतिदीप्त लैंप। प्रतिदीप्त लैंप से सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रतिदीप्त लैंप से कैसा? सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व जो है हीरा है। कौन है? हीरा। नेक्स्ट, हीरा सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। हीरा क्या है? सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है, यानी तत्व में सबसे कठोर अगर पूछे तो उत्तर होगा हीरा। और सबसे धातु में सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम, जबकि प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमिंस्टर फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट तथा बकमिंस्टर फुलेरीन। बकमिंस्टर फुलेरीन तीनों ये जो है ये कार्बन के 3 अपरूप हैं। हीरा एक क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजी आबंधों के द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। हीरा का प्रयोग तेल के कुओं के वेधन में, चट्टानों को तोड़ने में और कांच को काटने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह आभूषणों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यह जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों का मिश्रण होता है। उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जब तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट,
मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? तो ये सीसा और एंटीमनी का एलॉय होती है। मुद्रणालय में प्रयुक्त मुद्राक्षर या टाइप धातु सीसा 60 से 86%, एंटीमनी 11 से 30% और टीन 3 से 20% की मिश्र धातु एलॉय होती है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। किसका? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट नामक अयस्क से किया जाता है जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम एक श्वेत चमक युक्त आघातवर्धनीय तन्य एवं ऊष्मा व विद्युत का सुचालक धातु है। साधारण तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। साधारण तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के मुख्य कारण निम्नवत हैं। पहला, अपारदर्शी एवं चमकदार होना, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा। दूसरा, ऊष्मीय चालकता उच्च होता है अतः शीघ्र ही ताप अंकित करना। तथा तीसरा, कांच पर नहीं चिपकना तथा अधिक वाष्पशील नहीं होना। उपयुक्त विशेषताओं के कारण पारा ताप को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर पाता है। इसे पुनः पढ़ते हैं। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तापमापी में इसका प्रयोग किए जाने के मुख्य कारण निम्नवत है। पहला, अपारदर्शी एवं चमकदार होना, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा। दूसरा, ऊष्मीय चालकता उच्च होना, अतः शीघ्र ही ताप अंकित करना। तथा तीसरा जो है कांच पर नहीं चिपकना तथा अधिक वाष्पशील नहीं होना। उपयुक्त विशेषताओं के कारण पारा ताप को शुद्धता एवं शीघ्रता से अंकित कर सकता है। नेक्स्ट, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। बिजली की इस्त्री में गर्म करने वाले तत्व हीटिंग एलिमेंट के रूप में मुख्यतः नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम में 80% निकेल और 20% क्रोमियम का मिश्रण रहता है। नाइक्रोम में क्या है? 80% जो है निकेल और 20% क्रोमियम का मिश्रण यह होता है। नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधकता हाई रेसिस्टेंस वाला पदार्थ है जो पहली बार गर्म होने पर क्रोमियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। इससे इस परत के नीचे स्थिर तार टूटने एवं जलने से बच जाता है। नेक्स्ट, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा जो है विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। तांबा अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबे का शोधन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तांबे का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा अयस्कों को प्रसंस्कृत करके उसमें निहित रासायनिक तत्व को शुद्ध व अलग किया जाता है। नेक्स्ट, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। तो इस घटना को जो है क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
जब कोई पदार्थ धातु, अधातु, ठोस, द्रव एवं गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, एक्स-रे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस क्रिया में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है ये तांबा और टीन की मिश्र धातु है। CBT। कॉपर किसका है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा तांबा, कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। जिसमें सामान्यतः तांबा 88% तथा टीन 12% होता है। कांसे का उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इसे दोबारा पढ़ते हैं। कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है, जिसमें सामान्यतः तांबा 88% तथा टीन जो है 12% होता है। कांसे का उपयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन Br एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों तथा औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? तो गैलियम। गैलियम जो है हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। गैलियम Ga प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती, परंतु इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। गैलियम का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलियम का गलनांक कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए यह धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। विद्युत तापीय उपकरण। विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह नाइक्रोम है। विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग किया जाता है। ये तापीय उपकरण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं जो कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? पीतल जो है निम्न में किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। इसका एक ट्रिक है, बताते हैं। पिताजी पीतल, तांबा, जस्ता। पी से पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता, यानी पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग होता है। इसमें सामान्यतः 68 से 71% तक तांबा तथा शेष भाग जस्ता मिश्रित होता है। इसमें सामान्यतः कितना? 68 से 71% तांबा तथा शेष भाग जस्ता मिश्रित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती? निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती? तो ये जो है आपका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा कौन होगा।
पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम, लिथियम। नेक्स्ट है लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी परत है जो चढ़ाते हैं? आपका उत्तर होगा सी, जस्ता का। जस्ता का परत चढ़ाते हैं। जस्ता एक जंगरोधी अभिकर्ता है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जस्ताकृत लोहा, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जल, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है। जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। नेक्स्ट, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली अलौह धातु है। यह धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम का प्रयोग तरल पदार्थों के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियां, तार, बर्तन, पेंट, फॉयल आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी? पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स उत्तरदायी है। क्या? बोरेक्स। पायरेक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जो सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। यह कांच ताप, रासायनिक अभिक्रियाओं तथा विद्युत के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। पायरेक्स कांच के निर्माण में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे सामान्यतः बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं जिसे कहते हैं नोबल मेटल, वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु, जल व ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के बावजूद भी क्षरण एवं ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं, नोबल मेटल हैं। इन धातुओं को घोलने के लिए अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रित होता है। 1:3 के अनुपात में मिश्रित होता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में मिश्रित होता है। एक्वा रेजिया को शाही जल, रॉयल वाटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मों के लिए किसका? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रुक्स कांच तथा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड CEO2 नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, पानी में चीनी का घुलना। ये जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी को दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी को गर्म करके, वाष्पित करके, पानी को वाष्प में बदलकर जो है पुनः चीनी को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति एवं माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्था, ठोस, तरल एवं गैस में परिवर्तन आदि होता है। भौतिक परिवर्तन में, दोबारा इसे पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ की आकृति एवं माप, रंग, आयतन, घनत्व अथवा प्राकृतिक अवस्थाएं, ठोस, तरल एवं गैस में परिवर्तन आदि। भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी तथा उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते हैं। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जल का वाष्प में परिवर्तन तथा पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा क्रमशः जल तथा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाले कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या? ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। कुछ को है जो ठोस पदार्थ ऐसे हैं जो कि जैसे प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव अवस्था में चेंज होता है, उसके बाद ठोस अवस्था में जो है वाष्प अवस्था में बदल जाता है। लेकिन कपूर जो है इसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं, सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन सप्लीमेशन जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज, सप्लीमेट तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ज़्यादा क्रिया ही पूछा जाता है कि इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज का उदाहरण है? ऑप्शन है ए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। गुथी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना। नमक का पानी में घुलना। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पकी हुई सब्जी से पुनः जो है पहले जैसा सब्जी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है इसी के बारे में, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, इसलिए इसमें शामिल यौगिकों, कंपाउंड्स अथवा तत्वों, एलिमेंट्स के परमाणु स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करके एक नए रासायनिक बंधों का निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप भिन्न गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी एवं अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होते हैं, अर्थात इसमें परिवर्तनकारी कारक को हटा देने पर उसमें भाग लेने वाले पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ पाते हैं। जैसे सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकी हुई सब्जियों को पुनः कच्ची सब्जियों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पाश्चीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ, सामान्यतः
तरल पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करने के पश्चात तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि की खोज फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने 1864 में की थी। इस विधि के अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दहन जो है रासायनिक अभिक्रिया है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। दहन अथवा प्रज्वलन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन सामान्यतः तब होता है जब कोई दहनशील सामग्री ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकृत पदार्थ का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन है? कार्बन है। सामान्यतः प्रत्येक रासायनिक यौगिक कार्बन अथवा जैव यौगिक कहलाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन परमाणु के आसपास में जुड़कर श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। विश्व के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। कार्बन के अतिरिक्त अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन में भी उपस्थित होता है, इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स या उसके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, यूरिया CONH2 का 2 टाइम्स CO2 यूरिया का होता है NH2CONH2 भी होता है। इसका यूरिया का एक और होता है रासायनिक सूत्र, यहाँ लिखा है दूसरा तरीका से, लेकिन आपको याद करना है यूरिया का रासायनिक फार्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा गलत कथन है इनमें से? ए है उनका गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है निम्न होता है कार्बनिक यौगिकों का। बी है वे जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो ये कथन सही है, वे जल में घुलनशील नहीं होते हैं, कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं होते, ये भी सही है। और डी है उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये भी सही है। और वे सहज ज्वलनशील नहीं होते, ये गलत है। वे सहज ज्वलनशील नहीं होते, ये जो है कार्बनिक यौगिकों के बारे में गलत है। तो कार्बनिक यौगिकों का गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। ये सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन अथवा अन्य तत्व भी हो सकते हैं। कार्बनिक यौगिक सहजता से ज्वलनशील होते हैं। वे वायु में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो कौन सी गैस? ऑप्शन है इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी है मीथेन। कौन सी गैस? आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सी गैस होगी। उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही अनुक्रम है? तो ये जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो है हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है। कौन? मीथेन पहले, उसके बाद इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन।
नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों का बढ़ना अनुक्रम है मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक होते हैं। ये ईंधन व स्नेहक के रूप में तथा प्लास्टिक रेसे, रबर, विस्फोटक तथा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। 5वां है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आपका उत्तर होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन जो है C4H10 एक अति ज्वलनशील, हाईली फ्लेमेबल, रंगहीन, कलरलेस गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत लिक्विफाइड किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव वेपर प्रेशर जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों प्रेशर वेसल्स में रखना सरल होता है। उपयुक्त कारणों से ही इसका उपयोग जो है सिगरेट लाइटर में किया जाता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो इनमें से जो लिखा हुआ है इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सी कार्बन्स और फ्लोरीन। तो सी जो है ऑक्सी कार्बन्स, ये जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन से जो है ये कार्बन का अपरूप है। जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। प्रकृति में कार्बन के मुख्यतः निम्नलिखित अपरूप पाए जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन अथवा बकमिंस्टर, फ्लोरीन, ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब्स, लॉन्स, डेलाइट, क्यूब कार्बन आदि। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट सबसे मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। फ्लोरीन C60 अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोसेडिक गुंबद जैसे प्रतीत होते हैं। ये जो है कैसे जियोसेडिक गुंबद जैसे प्रयुक्त होते हैं। कौन? फ्लोरीन, जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि फ्लोरीन में जो है परमाणु कैसा प्रतीत होता है, कैसा व्यवस्थित होता है। तो ये फुटबॉल की भांति फुटबॉल के समान व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क बर्फ को जमे हुए खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए शीतलक रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क बर्फ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में भी किया जाता है। इसका तापमान सामान्य बर्फ के तापमान से कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन के से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है। तो कौन है? ग्रेफीन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है। ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप है। इसमें जालीदार षटकोणीय संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान में जड़े हुए कार्बन परमाणुओं की एकल परत पाई जाती है। ग्रेफीन कार्बन के अन्य अपरूपों हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन्स आदि का आधारभूत तत्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों के समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। निम्नलिखित तत्वों के समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। तो ये जो है बी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है ये उत्तरदायी था।
जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं, जीव विज्ञानी जो है जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को आवश्यक मानते हैं वे है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है निम्नलिखित में से किसके रिसाव से हुई है? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई है, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई है। नेक्स्ट है भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस के रिसाव 2 से 3 दिसंबर 1984 के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी? 1984 में 2 से 3 दिसंबर के बीच जो है 2 और 3 दिसंबर को ही 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ये किस गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। और जो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, इस जो है कंपनी का नाम था। यह अत्यंत जहरीली टॉक्सिक गैस है जो कार्बामेट कीटाणु नाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होती थी। ये जो है कार्बामेट कीटनाशकों के उत्पादन की प्रक्रिया में निर्मित होती थी। नेक्स्ट है पीएच मान क्या दर्शाता है? तो पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच मान जो है ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है पीएच मान। नेक्स्ट पीएच एक पैमाना है जिससे किसी विलयन या पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता का स्तर दर्शाया जाता है। पीएच पैमाने पर मूल्यांकनों का मान 0 से 14 के मध्य होता है। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं तथा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन विलयन का उत्तम उदाहरण है। शुद्ध जल क्या है? उदासीन विलयन का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान है तो एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान कितना है? उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 दिया है ऑप्शन, 6.5 दिया है और 5 दिया है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा, क्षार। तो क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से अधिक अगर होता तो जो भी इसमें इस ऑप्शन में अगर 7 से अधिक कोई भी होता तो वो उत्तर होता, लेकिन यहाँ सभी 7 से कम है। तो विलयन लाल लिटमस को नीला कब करता है? जब क्षार होता है। लिटमस का मूल रूप से बैंगनी रंग का एक रंजक है जो प्राकृतिक रूप से लाइकेन नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारकों के परिरक्षण के लिए लाल नीले लिटमस विलयन अथवा लिटमस पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिटमस पत्र 4.5 से कम पीएच मान पर तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तन करता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लिटमस पत्र जो है 4.5 से कम पीएच मान पर तथा 8.3 से अधिक पीएच मान पर रंग परिवर्तित करता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, अर्थात यह 4.5 से कम पीएच मान प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यह 8.3 से अधिक पीएच मान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है
स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो ये आपका उत्तर बी होगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसमें नाइट्रिक अम्ल का रेशियो क्या होता है? ये होता है। नेक्स्ट है इसी के बारे में, अम्लराज अथवा एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1:3 के अनुपात में मिश्रण है। 1:3 के अनुपात में मिश्रण है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में मिश्रण है। यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव है जिसमें से धुआं निकलता रहता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे नोबेल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। यह जो है सोना, चांदी जो भी निष्क्रिय धातु है, नोबेल मेटल है, इसे गलाने की यह क्षमता रखता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को गलाने की क्षमता रखती है। कौन? एक्वा रेजिया। और यह किसका मिश्रण है? तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। इसे अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। इसका अनुपात जो होता है 1:3 के अनुपात में होता है। किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? किस गैस के कारण? तो ये होगा उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पाव रोटी या केक अन्य ऐसे खाद्य पदार्थ को तैयार करने की प्रक्रिया में उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल, कॉर्न स्टार्च का मिश्रण मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये खाने वाला सोडा इसे कहते हैं, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस है। तो यह अज्ञात गैस कौन है? तो यह अज्ञात गैस अमोनिया है। अमोनिया जो NH3 जिसका होता है सूत्र, NH3 एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया के जलीय घोल को मिलाकर जो है अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया के जलीय घोल को मिलकर अमोनिया कहा जाता है इसे, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धूम्र के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl गैस उत्पन्न करती है, जो ठंडी होने पर अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टलों ठोस रवेदार संरचना में बदल जाती है। नेक्स्ट है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा? अम्लीय प्रकृति का। सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फिजी वाटर, बबली वाटर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यह जल से उच्च दबाव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडा वाटर का pH मान सामान्यतः 3 से 4 के मध्य होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम यानी 3 से 4 के मध्य होता है, तो यह अम्लीय प्रकृति का तो होगा ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा लवण जो है सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक जो है NaCl जिससे, तो यह जो है सागरों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है इसी के बारे में दिया है
समुद्री जल 96.5%, लवणों 2.5% तथा अन्य अनेक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है। समुद्री जल किसका मिश्रण होता है? जल 96.5% और लवण जो है इसमें होता है 2.5% तथा अन्य अनेक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है समुद्री जल। 1 लीटर समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड NaCl की होती है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग खाने वाले नमक के रूप में किया जाता है, जिसका बृहत स्तर पर उत्पादन समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो कौन सा पदार्थ जो है जल का अस्थायी कठोरता का कारण है? तो कैल्शियम सल्फेट। जल की कठोरता उसमें घुले मैग्नीशियम एवं कैल्शियम आयनों के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम सल्फेट CaSO4 के कारण होती है, जो जल को उबालने पर भी समाप्त नहीं होती। जल की अस्थायी कठोरता इसमें घुले कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, जो जल को उबालने पर समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो डी आपका नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसके अलावा ऊन जो है प्राकृतिक बहुलक है, रेशम प्राकृतिक और चमड़ा भी, ये सभी प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है प्रकृति से, इसलिए ये प्राकृतिक बहुलक है। और नायलॉन जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, इसलिए ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो बहुलक उच्च अनुभार वाले बड़े अणु होते हैं, जो सरल अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोजन की यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबड़, सेलुलोज आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम अथवा संश्लेषित बहुलकों का भी निर्माण किया गया है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बेकेलाइट, PVC, कृत्रिम रबर आदि। दूसरा है बहुलक, जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, यह है टेफ्लॉन। कौन? टेफ्लॉन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को सामान्यतः टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है, जो एक संश्लेषित बहुलक है। यह अत्यंत कठोर, चिकना एवं गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, जिस पर ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसके विभिन्न उपयोग किए जाते हैं। न चिपकने वाले बर्तन में बनाने में, अत्यधिक अभिक्रियाशील संक्षारक रसायनों के कंटेनर बनाने में, स्नेहक के रूप में आदि इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है इस पर कोई भी पदार्थ जो है नहीं चिपकता है। यह कठोर, चिकना और गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ होता है। इसे PTFE भी कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में जो है पॉलीकार्बोनेट्स पदार्थ प्रयुक्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है। यह एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक है, जो बिस्फेनॉल A BPA जिसे कहते हैं तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट्स थर्मोप्लास्टिक या लैमिनेटेड कांच की परतों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक बहुलक है। तो एक प्राकृतिक बहुलक कौन है? सेलुलोज जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बेकेलाइट, PVC एवं नायलॉन कृत्रिम बहुलक है। सेलुलोज क्या है?
सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बेकेलाइट्स पीवीसी एवं नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विनाइल क्लोराइड के द्वारा पीवीसी प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक कृत्रिम बहुलक है जो विनाइल क्लोराइड C2H3Cl के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक, जल प्रतिरोधी एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुलक है। इसका प्रयोग पाइप, विद्युत केबल, जलरोधी वस्तुएं, खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थेलेमाइड, पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थेलेमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका सामान्य नाम केवलार है। इसका सामान्य नाम क्या है? केवलार है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? किसका उपयोग जो है पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा डी, एथिलीन का जो है उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का कुचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी होती है। इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, ट्यूब, शीशियाँ, तारों के आवरण आदि निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक ईंधन है। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। ये किससे निर्मित होते हैं? ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से, दबा हुआ जीवाश्म से निर्मित होते हैं। कौन? प्राकृतिक ईंधन जो पेट्रोलियम है। प्राकृतिक ईंधन कौन है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन। बायोगैस जो है एक जैव ईंधन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग, फलों व सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। पुनः पढ़ते हैं, बायोगैस क्या है? बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग, फलों व सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है, भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। डीजल तेल में जो है अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कारण है, डीजल में कम गति से दहन का गुण होता है, इसलिए यह कम गति में भी उच्च टॉर्क उत्पन्न करता है जो भारी वाहनों के इंजन के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। टॉर्क उस बल की माप है जो किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर घूमने में प्रयुक्त होता है। भारी वाहनों के इंजनों डीजल इंजन का दबाव अनुपात पेट्रोल इंजनों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए ईंधन की बचत होती है।
नेक्स्ट है खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है। खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है किसका? ब्यूटेन व प्रोपेन का। घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। यह इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण है। एलपीजी का ऊष्मीय मान अत्यंत उच्च होता है जो धुआं रहित ज्वाला के साथ जलती है, इसलिए यह एक अच्छा ईंधन है। एलपीजी एक गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है। एलपीजी क्या है? एक गैस गंधहीन गैस है जो वातावरण में मुक्त होने पर विस्फोट कर सकती है, इसलिए गैस के सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए एक तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ एथीन मार्केप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो यह है ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है, अभिव्यक्त की जाती है। ऑक्टेन संख्या क्या है? तो ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलित आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम तथा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक 100 से होती है। सीटेन संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन ईंधनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन डीजलों आदि की दहन गुणवत्ता तथा ईंधन प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाया जाता है। इसे दोबारा पढ़ते हैं। ऑक्टेन संख्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों पेट्रोल विमानन ईंधन की प्रज्वलन प्रतिरोधकता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम 0 तथा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक 100 होती है। सीटेन संख्या के माध्यम से दबाव प्रज्वलन ईंधनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों डीजल आदि की दहन गुणवत्ता तथा ईंधन के प्रज्वलन में होने वाले विलंब को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल चूँकि एक दूसरे में अघुलनशील है तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार परत बनाता रहेगा। पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि जो है पेट्रोल और पानी एक दूसरे से में जो है अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, जिसके कारण जब पेट्रोल पानी में मिलता है तो पेट्रोल जो है पानी के ऊपर जो है आ जाता है, ऊपरी सतह पर एक सतह बना लेता है और जिससे पेट्रोल जलते रहती है और आग नहीं बुझ पाता है। तो पानी पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अघुलनशील है और पेट्रोल पानी के ऊपर परत बनाकर जलता रहता है। नेक्स्ट है गाड़ियों को जलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? तो वह अवशोषक पदार्थ है हाइड्रो ऑक्साइड। कौन? हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट है इसी के बारे में दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। नेक्स्ट है विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने से के क्या कारण है? विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने के क्या कारण है? तो इसका कारण है पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। पेट्रोल के हिमकरण को जो है ग्लाइकोल रोकता है, इसलिए विमानन ईंधन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्योंकि ये पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। विमानन ईंधन
पेट्रोलियम आधारित एक विशेष ईंधन है जो वायुयानों में प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के पश्चात ऊपरी वायुमंडल में वायुयान के तापमान में कमी आती है और सामान्य स्थिति में ईंधन में घुले हुए जल के अलग होकर जमने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ईंधन को जमने से रोकने के लिए प्रतिरोधक के रूप में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह जल के हिमांक को -43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। यानी कि वायुमंडल में ऊपर जाने पे फ्यूल जो है वायुयान का, ये जमने की संभावना रहती है, जमने का डर रहता है, इसलिए इसमें जो है ग्लाइकोल मिलाया जाता है। और ग्लाइकोल जो है यह जल के हिमांक को -43 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। यानी -43 डिग्री टेम्परेचर पहुँचेगा तब जो है संभावना रहेगा फ्यूल के जमने का। नेक्स्ट है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, वह है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः दो प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पहला स्थूल पोषक तत्व, पहला नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, चौथा कैल्शियम, पांचवा मैग्नीशियम और छठा जो है सल्फर। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में पहला बोरोन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा कॉपर, चौथा आयरन, पांचवा मैग्नीज, छठा मौली ब्लेडेनम और सातवां जिंक, आठवां सेलेनियम। दूसरा है किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यूरिया जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो यूरिया का एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक रंगहीन एवं गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में वर्ष 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया गया था। तीसरा है कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो कौन सा जो है उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मृदा में अम्लीयता की क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है। मृदा का पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट NH4 का 2 टाइम्स SO4, NH4 का 2 टाइम्स SO4 मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो होता है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट 1 मोल लगभग 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है? वनस्पति तेल का प्रयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। जब वनस्पति तेलों अथवा जंतु वसाओं को कास्टिक सोडा या अथवा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। ये लवण साबुन कहलाते हैं और उपयुक्त प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस P4O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? तो DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? इसमें जो है 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाई जाती है। कितना? 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाई जाती है। डाई अमोनियम फास्फेट या DAP
डाई अमोनियम फास्फेट या DAP, जिसका सूत्र होता है NH4 का 2 टाइम्स HPO4, विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस उर्वरक है। इसके रासायनिक संगठन में 46 से 53% फास्फोरस तथा 18 से 21% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। DAP के प्रयोग से अस्थायी रूप से मृदा के pH मान में वृद्धि होती है, अर्थात यह मृदा की अम्लीयता में कमी करता है, परंतु लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से अमोनिया का नाइट्रोजनीकरण होता है, मृदा पहले की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाता है। छठा है, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? तो कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट जो है एक मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट NH4 का 2 टाइम्स SO4 एक अकार्बनिक लवण है जो अमोनिया एवं सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग क्षारीय मृदाओं में उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम पर उबलने का कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक कम हो जाने से वह जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसके विपरीत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है, इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? किन गैसों का मिश्रण जो है खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? तो मीथेन एवं अवायु। मीथेन एवं खाद्यान्न में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती है, जिनमें जो है मीथेन सर्वप्रमुख है। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% वायु के साथ मिश्रित हो जाती है तो यह तीव्र विस्फोट करती है, जिससे जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। निम्नांकित कथनों में कौन सा असत्य है? DDT रोगनाशक है, RDX विस्फोटक है, TNT कीटनाशक है, LSD विषाणुनाशक है। तो कौन सा इसमें से जो है सत्य है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चलिए बताते हैं। इसका उत्तर होगा RDX एक विस्फोटक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो C जो है क्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। इसके अलावा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लुइन और साइक्लोट्राइमेथिलीन, ये RDX जिसे कहते हैं। साइक्लोट्राइमेथिल ट्राइनाइट्रोमाइन RDX ये जो है विस्फोटक है और क्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा के पूर्वी रोगी को बेहोश करने में, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है शल्य चिकित्सा में रोगी को जो है ऑपरेशन करने के पहले जो है बेहोश करने में किया जाता है। इसे निश्चेतक एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक घटक के रूप में नहीं पाया जाता? तो ये जो है एमाटोल में नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। सामान्यतः यह एक श्वेत धूम्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल है। कार्डाइट, ब्लास्टिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राई नाइट्रोग्लुइन TNT अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो फल पकाने में कौन सा सहायता करता है? इफेट्रॉन, एट्राजीन, आइसोपेट्रोन और मेलाथीन, इनमें से कौन? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था? तो किसका प्रयोग? तो यह है मस्टर्ड गैस का प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। किसके रूप में? आयुध के रूप में किया गया था। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 ईस्वी में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड है। इसका रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोएथिल सल्फाइड है। किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग जो है बेकेलाइट में किया जाता है। बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रॉक्सिल समूह से विस्थापित होता है तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनॉल कहते हैं। यह एक कार्बोलिक अम्ल है। वर्ष 1907 में लियो बैंकलैंड ने फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही जो है ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मीथेन क्या है? एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी उत्पन्न होती है एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। मीथेन गैस काले रंग, मोटर, टायर, छापेखाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। धान की खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु आदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के कृत्रिम स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने अयोग्य बनाया जाता है? एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पीने अयोग्य मिलाया जाता है, यानी पीने लायक नहीं बनाया जाता है? तो किसे मिलाकर? मेथनॉल और पिरिडीन मिलाकर। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल और पिरिडीन मिलाकर यह जहर बन जाता है। इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल को जो है वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मेथिल एक हल्का, रंगहीन तथा ज्वलनशील पदार्थ है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन एवं कम कार्बन पाया जाता है। मेथनॉल जो है वुड स्पिरिट अथवा वुड एल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे लकड़ी के आसवन की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या? इथाइल अल्कोहल। शक्कर अथवा शर्करा C12H22O इकारा, जिसका सूत्र होता है शक्कर। चीनी का सूत्र या शर्करा या शक्कर जिसे कहते हैं, इसका सूत्र होता है C12H22O इकारा के किण्वन से, फर्मेंटेशन से इथाइल या एथिल अल्कोहल C2H5OH बनता है। यह एक प्रमुख औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में तथा गैसोहॉल, पेट्रोल एवं एथिल अल्कोहल के मिश्रण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? किसके उत्पादन के लिए? ये आप कमेंट कीजिएगा। ग्लिसरीन, यूरिया, अल्कोहल और पैराफिन किसके उत्पादन? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलैक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलैक्टम एवं कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग नायलॉन 6 तथा रेजिन आदि संश्लेषित रेशों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर किसका मिश्रण है? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है गन पाउडर।
गन पाउडर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक प्राचीन रासायनिक विस्फोटक है। गन पाउडर सल्फर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट साल्टपीटर का मिश्रण होता है, जिसमें सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में तथा पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। गन पाउडर का प्रयोग जो है बंदूकों एवं तोपों तथा खादानों में विस्फोट के लिए तथा पटाखा उद्योग में किया जाता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण TNT के विस्फोट का कारण है? तो निम्न में से कौन सा मिश्रण जो है TNT विस्फोट का कारण है? तो ये होगा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है ये विस्फोट का कारक है, TNT के विस्फोट का कारक है। टॉलुइन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर TNT का निर्माण होता है। सामरिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के साथ साथ TNT का प्रयोग खादानों में विस्फोट के लिए भी किया जाता है। यह अन्य विस्फोटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। नेक्स्ट है सीमेंट के रासायनिक घटक है। तो सीमेंट के रासायनिक घटक कौन है? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट के रासायनिक घटक कौन है? चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। सीमेंट एक जोड़ने वाला पदार्थ है। सीमेंट क्या है? एक जोड़ने वाला पदार्थ है जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ ईंट पत्थर को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बारीक पिसे हुए चूर्ण के रूप में होता है जो जल के साथ मिलाने पर अत्यधिक कठोर हो जाती है। विश्व भर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट, जिसके निर्माण में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी CaCO3 जिसका सूत्र होता है चिकनी मिट्टी, सिलिका SiO2, जिप्सम CaSO4 2H2O, एल्यूमिना Al2O3 तथा आयरन ऑक्साइड Fe2O3। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया एक जलयोजित अभिक्रिया कहलाती है। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? एक जलयोजित अभिक्रिया कहलाती है। सीमेंट का जमना एक जलयोजित अभिक्रिया है। सीमेंट में जल मिलाने पर कुछ समय के बाद सीमेंट में उपस्थित लगभग सभी यौगिक जल के अणुओं के साथ रासायनिक बंधों के द्वारा हाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया जलयोजन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान सीमेंट के सूक्ष्म कणों से बड़े रवेदार कणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़कर सीमेंट को कठोरता प्रदान करते हैं और सीमेंट जम जाता है। नेक्स्ट है कंक्रीट किसका मिश्रण है? तो कंक्रीट किसका मिश्रण है? कंक्रीट जो है ये सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। कंक्रीट किसका मिश्रण है? सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। कंक्रीट जो है सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है। यह मिश्रण अर्थात जो है कंक्रीट एक अत्यधिक कठोर संरचना में जम जाता है जिसका प्रयोग फर्श, सड़क और छतों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग जो है हरा हो जाता है। कांच को विभिन्न रंग प्रदान करने वाले रसायन निम्नवत है। कौन कौन? क्रोमियम ऑक्साइड, यह कांच को हरा रंग प्रदान करता है। कौन? क्रोमियम ऑक्साइड जो है यह कांच को हरा रंग प्रदान करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, यह कांच को लाल रंग प्रदान करता है। मैग्नीज क्या? कांच को लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड, यह कांच को भूरा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड, यह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट कैसा? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच किया जाता है? किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? तो जो है कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? कठोर कांच का। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। यह सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। यह कांच अम्लों, क्षारों तथा अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरणों, बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन जो है निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी और आंतरिक दहन वाले इंजनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो माइका जो है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। अब्रख एक बहुपयोगी गैर धात्विक खनिज है जो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अब्रख एक जटिल सिलिकेट यौगिक जिसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। यह ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक होता है। अब्रख का उपयोग टेलीफोन, डायनमो, कंडेंसर, लैब की चिमनी, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बनाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड क्लेटन ऊरे ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1934 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी? क्लोरीन जो है गैस पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग की जाती है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें निस्संक्रमक के रूप में क्लोरीन गैस Cl2 मिलाई जाती है। क्लोरीन जो है पानी में पाई जाने वाली सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स, कीटाणुओं, बैक्टीरिया एवं विषाणुओं को नष्ट करके पीने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल का क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो कौन सी गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम इसमें से जो है नोबेल गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सभी 6 जो हैं ये नोबेल गैस हैं। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्वों को 7 है नोबेल गैस अथवा अक्रिय गैस कहा जाता है। इस वर्ग में गैसें निम्नलिखित है: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन तथा ऑर्गेनसॉन। नोबेल गैसें गंधहीन, स्वादहीन तथा अज्वलनशील होती है। आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भी पूछ देता है कि कौन सी नोबेल गैस निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो गोताखोरों द्वारा सांस ली जाने में प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन के साथ हीलियम जो है गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोताखोरों के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का दबाव सामान्य वायु के दबाव से कम होता है, इसलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी एवं अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण एनरिच्ड एयर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनरिच्ड एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा 22 से 40% होती है। इसका प्रयोग उन गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के लिए उथले समुद्र में गोताखोरी करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो है किसको कहते हैं? जिनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। हवा से भरी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनॉन जो है रंगहीन, स्वादहीन एक अक्रिय गैस है। इसे 1898 में विलियम रामसे स्कॉटलैंड तथा मॉरिसस ट्रेवल्स इंग्लैंड द्वारा खोजा गया था। विलियम रामसे जो है ने 4 नोबेल गैसों की खोज की थी: हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन
तथा जीनॉन। जीनॉन का प्रयोग जीनॉन फ्लैश लैंप प्रकाश उत्सर्जक यंत्र है में फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फ्लैश में लेजर में तथा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किसका? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरते समय वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है जो ज्वलनशील होती है तथा टायर में प्रयुक्त होने वाली रबड़ के अनुकूल होती है, इसलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन का प्रयोग अधिक सुरक्षित होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन है। इन हाइड्रोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन समूह में 6 तत्व शामिल है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन तथा कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व टेनेसीन। सामान्य ताप पर फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन तथा एस्टेटिन ठोस अवस्था में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर से इसे पढ़ते हैं। इन हाइड्रोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन समूह में 6 तत्व शामिल है। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन तथा कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व टेनेसीन जो है कृत्रिम रूप से निर्मित फ्लोरीन हाइड्रोजन गैस है। सामान्य ताप पर फ्लोरीन एवं क्लोरीन गैसीय अवस्था में, आयोडीन तथा एस्टेटिन ठोस अवस्था में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाला गैसीय मिश्रण कौन है? तो नियोन और पारे की वाष्प। नियोन और पारे की वाष्प जो है ये है। ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जन के लिए किया जाता है। ट्यूब के अंदर आर्गन, जीनॉन, नियोन अथवा क्रिप्टॉन आदि अक्रिय गैस को पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब की भीतरी सतह पर फॉस्फर पाउडर का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, जिससे ट्यूबलाइट आँखों के लिए सुरक्षित और अत्यधिक मात्रा में प्रकाश प्रदान करता है। तो आपका NCERT सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल का ये जो बुक था, इससे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ें और ये कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं गलती हुआ हो तो वह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वीडियो को सुधार कर सकूं। और मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।